नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 22 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो दोस्तों 22 जनवरी 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पासपोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हमें एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करना पड़ता है तो हमें आईडी के रूप में एक पासपोर्ट ले जाना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है जिसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के जो दो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से, नेपाल और भूटान। तो ये जो नेपाल और भूटान हैं, इन देशों को जाने वाले कितनी साल के कम आयु के भारतीयों के लिए आधार वैध माना जाएगा। यानी कि अगर भारत में आपसे कोई पूछे कि आप आईडी प्रूफ दिखाओ तो आप वहां पर आधार कार्ड अपना शो कर देते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि 15 साल से कम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 15 साल से अगर कम आपकी एज है और आपके पास में पासपोर्ट नहीं है और अगर आप नेपाल और भूटान देश जाते हैं घूमने तो आप वहाँ पर आधार कार्ड अपना दिखा सकते हैं। आधार कार्ड देखने से आपकी आईडी वहाँ पर मानी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 15 साल से कम वाले लोग ही ऐसा करें। अगर आप 20 साल से कम हैं, यानी कि आपकी एज 15 से 20 के बीच में, तो फिर आपके लिए ये चीज़ वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड भी दिखा देता हूँ सो दैट आपके मन में ये ऐसी चीज़ बनी रहे कि हाँ, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये इमेज बहुत ज़रूरी है देखना, इसको देखने से कम याद रहती हैं चीज़ें लंबे समय तक, और हमारा टारगेट भी यही है। अच्छा, यहाँ पर एक और नियम लगाया गया है। या तो आप 15 साल से कम के हो तो आप आधार कार्ड दिखाकर वहां पर आईडी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप 65 ईयर्स से ज्यादा के हों। इन दो लोगों के लिए ये रूल्स वैलिड किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक मन में सवाल ये भी तो आता होगा आपके मन में कि सर, अगर अभी ऐसा रूल बना दिया है तो अभी तक ये चीज़ कैसे हो रही थी। अभी तक जो 15 साल से छोटे और 65 साल से जो बड़े लोग हैं, अभी वो लोग कैसे आईडी प्रूफ अपना दिखा रहे थे। तो उन लोगों के लिए सिंपल रूल था वही वाला कि आप आईडी के फॉर्म में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्ड जो होता है, राशन कार्ड जिसे बोलते हैं, ये सब दिखाकर वहाँ पर ये काम चलाया जा रहा था, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, 15 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होता है, पैन कार्ड भी नहीं होता है। तो आधार कार्ड तो सभी लोगों ने बनवाया होता है, तो इस वजह से आधार कार्ड को इसमें छूट दे दी गई है। तो ये तो हो गई एक बात, लेकिन इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है जो आपके मन में हो सकता है कभी आया हो कि आपने दो चीज़ें सुनी होंगी। एक होता है वीज़ा और एक होता है पासपोर्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर कोई विदेश जा रहा है तो उसको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, कोई कोई बोलता है कि हमको वीज़ा नहीं मिला, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आज बिल्कुल क्लियर कर लो। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले समझो कि पासपोर्ट का मतलब क्या होता है। पासपोर्ट आपको एक डायरी टाइप की एक बुकलेट आपको दी जाती है जो कि एक आईडी प्रूफ की तरह काम करता है। जैसे आप किसी दूसरे देश जाते हो तो आपके पास में एक आईडी होनी चाहिए कि आप किस देश से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो एक ये आईडी की तरह को होता है। दूसरे देश जाने के लिए भारत की तरफ से आपको ये इशू किया जाएगा। तो ये तो हो गया पासपोर्ट। अब समझो कि वीज़ा क्या होता है। वीज़ा होता है उसी पासपोर्ट में लगने वाली एक मोहर होती है वीज़ा। यानी कि वीज़ा आपके लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ समझना। पासपोर्ट आपका फिजिकल कंपोनेंट हो गया, मतलब उसको डायरी मिलेगी, आप हाथ पे ले सकते हो। लेकिन वीज़ा को हाथ में नहीं लिया जा सकता। वीज़ा क्या होगा, आपके ही पासपोर्ट में जो मोहर लगाई जाती है इसको ही वीज़ा बोलते हैं। लेकिन एक और डिफरेंस होता है कि वीज़ा जो है वो वो वाला देश प्रोवाइड कराता है जिस देश में आप घूमने जा रहे हो। आप जिस देश से जा रहे हो वो पासपोर्ट देगा आपको, और जिस देश में आपको जाना है वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएगा। यानी कि भारत ने तो आपको परमिशन दे दी जाने के लिए पासपोर्ट देकर, लेकिन उस देश की भी तो परमिशन जरूरत होगी। ऐसा तो नहीं कि किसी भी देश में चले गए और घूमने लगे।
उस देश को भी तो देखना पड़ेगा भाई कि आप उस देश में आने लायक हो या नहीं हो, या आप किस पर्पज से आ रहे हो। तो वो जो देश होता है वो लोग प्रोवाइड कराते हैं वीज़ा। जब आपके पास में वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा होगा तभी आप दूसरे देश में जा सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आज की डेट का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ पासपोर्ट और वीज़ा में जो डिफरेंस होता है उसको यहाँ पर समझा तो दिया है, लेकिन लिखी हुई चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैं अपने वेबसाइट पर अपडेट कर चुका हूं। जल्दी से जाकर आज इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद में यानी कि 1 जनवरी को लगाया था डिस्काउंट। आज मैंने फिर से 50% का डिस्काउंट लगाया है। जिसको भी परचेज करना है जल्दी से परचेज कर सकता है। पिछली बार कुल मिलाकर 4040 या कुछ 38 के आसपास लोगों ने उस पीडीएफ को परचेज किया था। और इतना मेरा चैलेंज है कि अगर आपने हमारे चैनल पर पढ़ाया गया पीडीएफ अगर कंप्लीट कर लिया तो करंट अफेयर्स में इंडिया के अंदर होने वाली किसी भी एग्जाम में आप 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी करंट अफेयर्स के पीडीएफ से आपको मिलेगा। दिस इज माई चैलेंज। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो आप उसको फॉलो करिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे आपको वो पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसको सन 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो क्वेश्चन यहाँ पर ढंग से समझना, किस देश को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी यानी कि पूरे विश्व की कैपिटल उसको बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ये फोटो दिखा देते हैं। ये रियो डी जेनेरियो में जीसस की फोटो लगी हुई है, इसी से आप रियो डी जेनेरियो को जानते हैं। इस बार इसका जो सब्जेक्ट है, जो इसको इस बार वास्तुकला का कैपिटल बनाया गया है, ऑल द वर्ड्स जस्ट वन वर्ड्स, ये इसका सब्जेक्ट बनाया गया है। साथ ही साथ में इसको अनाउंस किया है किसने, इसको विश्व इसका राजधानी बनाया है, वो बनाया है यूनेस्को ने। ठीक है, और यूनेस्को की कह सकते हो यहाँ पर यूनेस्को ये यहाँ पर जो रियो डी जेनेरियो है ये पेरिस और मेलबर्न को हराकर यहाँ पर नंबर 1 पर बना है। साथ ही साथ में चूंकि यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को के जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, फ्रांस में। और यूनेस्को के जो इस समय महानिदेशक हैं वो फ्रांस के आंद्रे अजोलो जो हैं वो वहाँ के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में डीफो ब्रिज का उद्घाटन किया है? फिर से देख लेना, डीफो ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में डीफो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं। निर्मला सीतारमन जी जो कि इस समय क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डीफो ब्रिज का उद्घाटन किया है जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक चीज़ और इसमें समझेंगे। ये जो अभी ब्रिज है डीफ्रू ब्रिज, ये किस नदी पर बनाया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो हो जाएगा चीपू नदी पर। ठीक है, या फिर चीपू नदी न्यूज़ में आ गई है तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो चीपू नदी है ये कौन से राज्य से होकर जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? पेमा खंडू। राज्यपाल का नाम है बीडी मिश्रा और राजधानी का नाम है ईटानगर। इतनी सारी चीज़ें आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बनेगा शनि ग्रह के ऊपर। देखो शनि ग्रह का जब हम लोग फोटो देखते हैं तो आपने देखा होगा कि बीच में आपका ये शनि ग्रह है और शनि ग्रह के चारों ओर ये रिंग्स बनी हुई हैं। वैज्ञानिक बहुत दिनों से, बहुत सालों से इन रिंग्स का अध्ययन कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये रिंग्स हैं ये बनती कैसे हैं और ये कितने साल पुरानी है। सबको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा साल पुरानी होंगी, लेकिन अभी रिसेंट में एक अध्ययन आया है उससे एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है कि नासा के किस मिशन की रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 100 करोड़ साल के बीच में बताई गई है। तो 10 करोड़ साल के बीच में जो इसकी एज बताई है ये है कैसिनी मिशन के द्वारा। नासा का एक कैसिनी मिशन है उसके द्वारा ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि ये जो छल्ले हैं
ये 10 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एक टर्म यूज किया है नासा। आपको बताना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है और ये किस देश की स्पेस कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने एक नई चीज सुनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है वो समझ लो। मशीनों को ऐसा दिमाग दे देना कि वो इंसानों की तरह रिएक्ट करने लगे, इंसानों की तरह सोचने लगे, तो उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है कि हो सकता है आगे चलकर ये इंसानों पर भी कमांड हासिल कर ले। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूर्ण बीटेक का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और ऐसा करने वाले भारत के तो वो नंबर 1 इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। और पूरे विश्व के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो दुनिया के तीसरे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी दो कौन कौन से हैं। एक तो अमेरिका में स्थित कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, और दूसरी एमआईटी यानी कि मैसाच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है। इन दोनों ने पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। भारत में आईआईटी हैदराबाद नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऐसा बना है जो कि इस पर बीटेक शुरू कर चुका है। तो अगर जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की वार्षिक बैठक है, ये कहाँ पर शुरू हुई है। तो यहाँ पर WEF की जो वार्षिक बैठक है इसको ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया है। WEF का फुल फॉर्म क्या है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बार ये जो वार्षिक बैठक है WEF की, इसका जो सब्जेक्ट है वो है ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग अ ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कुचिनोर अबुजिमा द्वीप पर माउंट सिंडके ज्वालामुखी फटा है। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में माउंट सिंडके ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जापान में ये माउंट सिंडके ज्वालामुखी है जो जापान में फटा है। जापान का मैप मैं कल आपको बहुत अच्छे से बता चुका था। ये रहा जापान का मैप। यहीं पर है आपका कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। इधर साइड में आपका रसिया पड़ेगा और इधर साइड में आपका चाइना पड़ेगा। तो यहीं पर ये ज्वालामुखी फटा है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन और प्रधानमंत्री शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। हाल ही में भारत के किस राज्य में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो है इसको शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीजू राज्य कल्याण स्वास्थ्य कल्याण योजना है, ये कौन से राज्य में शुरू करी गई है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। राज्यपाल का नाम गणेशी लाल, मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम को पीछे करके भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का मैप मैं आपको दिखा चुका था, यूरोप में ये बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर संसद रत्न सम्मान जो है ये दिया गया है अनुराग ठाकुर को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो करंट अफेयर्स 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा कराने वाले उपग्रह को लॉन्च करने वाले देश का क्या नाम है। जल्दी से आंसर दे दें।
आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 40 वर्ष की उम्र में 2 से अधिक दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने? और आज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है कि एक ही तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो करंट अफेयर्स 2019 इसी तरीके से इसी जोश के साथ हम तैयार करते रहेंगे और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ेंगे जिसमें हम करंट अफेयर्स को छोड़कर जाएं। हर हाल में एग्जाम को क्लियर करना है। वीडियो से आपका फायदा होता हो तो ईमानदारी से वीडियो को शेयर करना ना भूला करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।